सी गुड मॉर्निंग क्लास। बेल क्या होता है? व्हाट इज अ डेफिनेशन ऑफ बेल? बेल मींस अ रिलीज। अब नॉर्मली हम लोग जब बेल वर्ड सुनते हैं, बेल हम लोगों ने ज्यादा क्राइम पेट्रोल्स में सुना है, तो वहां पे क्या होता है, जब एक इंसान, जब एक एक्यूज, एक्यूज कौन होता है? जिसपे एक्यूजेशंस लगे, जिसपे चार्जेस लगे हैं कि उसने कोई ऑफेंस किया है। जब उस पे चार्जेस लगे हैं या एक प्रिवेंटिव कॉज में उस पे शक है कि उसने एक ऑफेंस किया है, तब उसके पास एक राइट आता है जो बेल राइट कहते हैं। बेल क्यों होता है? जिसमें जब किसी इंसान को ये होता है कि उसने कोई ऑफेंस किया, तो उसको कन्फाइन कर दिया जाता है, जेल में डाल दिया जाता है, प्रिजन में डाल दिया जाता है। तो उससे निकलने के लिए, बाहर निकलने के लिए उसको एक बेल की एप्लीकेशन लगानी पड़ती है, जिसको कहते हैं बेल। बेल मीन्स, अब इसमें क्या हो रहा है, जिसको कन्फाइन किया गया, कन्फाइन मीन्स किसी को रोका गया है कहीं भी राइट टू लाइफ या पर्सनल प्रॉपर्टी को यूज करने के लिए, किसी को कन्फाइन किया गया है, उसको कहते हैं कन्फाइनमेंट। और कन्फाइनमेंट से निकलने के लिए, रिलीज होने के लिए हम लोग को क्या जाना पड़ेगा? बेल की एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, जिसको कहते हैं रिलीज ऑफ एन एक्यूज। जो एक्यूज है, उसको जो अंदर डाला गया जेल में, उसको उससे निकलने के लिए उसको बेल एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। बेल मीन्स अ रिलीज ऑफ एक्यूज फ्रॉम द कस्टडी एंड इंटरेस्टिंग हिम to the private custody of the person who are sureties to produce the accused to answer the charges at a stipulated time। अब बेल में बेल एप्लीकेशन डलती है, तो वो पर्पस क्या है कि फिलहाल के लिए आप हमें प्रिजन से निकाल दीजिए, लेकिन इस श्योरिटी हम दे रहे हैं कि कोई दो इंसान है, श्योरिटी बन रहा है कि अगर हम नहीं आते हैं, जो गिवन डेट है जिसपे हमको पेशी करनी है, अगर उस डेट पे हम नहीं आते हैं, तो मेरे दो श्योरिटीज श्योरिटी बनेंगे। अगर हम नहीं आते तो इनके, ये लोग आंसरेबल होंगे जस्टिफाई करने के लिए कि मैं क्यों नहीं आया, अगर मैं एक्यूज हूं। ठीक है, इसीलिए लाइन लिखी गई है। बेल मीन्स रिलीज ऑफ एन एक्यूज। रिलीज हो रहा है किसका? एक्यूज का, फ्रॉम द कस्टडी, जो पुलिस कस्टडी या जुडिशियल कस्टडी, एंड इंटरेस्टिंग है, वो इंटरेस्ट कर रहा है कि जब भी आप हमको स्पेसिफिक टाइम या स्टिपुलेटेड टाइम के विद इन आप बुलाया जाएगा कोर्ट, तो मैं वहां पे प्रेजेंट हूंगा। और ये एश्योरेंस एज अ वारंटी कौन हो रहा है यहाँ पे? श्योरिटीज बन कर रही है। तीन तरीके के बेल होता है। एक होता है रेगुलर बेल, एक होता है इंटरिम बेल, एक होता है एंटीसिपेटरी बेल। अब रेगुलर बेल कब ग्रांट की जाती है? आफ्टर द ऑफेंस हैज बीन कमिटेड। आपने ऑफेंस कर दिया, उसके बाद आप रेगुलर बेल के लिए जाते हैं। अब इंटरिम बेल, बेल कब मिलती है? इंटरिम वर्ड क्या पढ़ा है हम लोगों ने हमेशा? इंटरिम मेजर्स, इंटरिम अवार्ड, क्या पढ़ा है? मतलब अवार्ड फाइनल नहीं आया, लेकिन टेम्पररी बेसिस के लिए हमको उस बेल को दिया गया है, तो उसको कहा है बेल गिवन ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ एप्लीकेशन। फर्स्ट वर्ड ये क्यों लिखा गया? इंटरिम वर्ड से पेंडेंसी वर्ड निकाला जाएगा, चाहे वो इंटरिम अवार्ड हो आर्बिट्रेशन में, चाहे वो इंटरिम कंपनसेशन हो सीपीसी में, कुछ भी। इंटरिम मतलब टेम्पररी, कि जब तक फाइनल नहीं आ रहा तब तक आप टेम्पररी बेसिस में आपको रिलीफ ग्रांट की जाएगी, तभी बेल गिवन ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ एप्लीकेशन। एंटीसिपेटरी बेल, एंटीसिपेटरी, एंटीसिपेट वर्ड से पता लगता है हमने किसी चीज का अनुमान लगाया है कि हमको अरेस्ट किया जाएगा। तो अगर हमने अनुमान लगाया कि हमने इस ऑफेंस के लिए हमको जेल में डाला जाएगा, तो उससे पहले ही हम बेल एप्लीकेशन देते हैं। इसको कहते हैं एंटीसिपेटरी बेल। बेल गिवन व्हेन अ पर्सन हैज एप्रीहेंशन दैट ही मे वर्ड, क्या यूज किया गया? मे वर्ड, कि हो सकता है कि वो अरेस्ट होगा और उसको डर है कि वो अरेस्ट होगा, उससे पहले वो एंटीसिपेटरी बेल डाला है कि अगर जब भी अगर ऐसा कुछ आता है कि हमको अरेस्ट वारंट आया हुआ है, तब हम ये अपने एंटीसिपेटरी बेल दिखा सकते हैं कि हमें अरेस्ट नहीं किया जाए, क्योंकि मेरे को कोर्ट ने एंटीसिपेटरी बेल दे दी है। बेल गिवन व्हेन अ पर्सन हैज एप्रीहेंशन दैट ही मे बी, क्या वर्ड यूज किया है? मे बी अरेस्टेड ऑन एन एक्यूजेशन, उस पे जो एक्यूजेशन लगेंगे, अभी लगे नहीं, एक्यूजेशन लगेंगे, ऑफ हैविंग कमिटेड अ नॉन बेलेबल। लेकिन एंटीसिपेटरी बेल नॉन बेलेबल ऑफेंस के लिए ही मिलती है, यहाँ पे बेलेबल और नॉन बेलेबल नहीं होता। नॉन बेलेबल क्यों? क्योंकि नॉन बेलेबल में आपके पास बेल एज अ राइट नहीं होता, लेकिन बेलेबल ऑफेंस में आपका बेल राइट होता है। इसीलिए यहाँ पे अगर हमको डर है कि हम ऐसे कोई ऑफेंस में पकड़े जाएंगे जिसमें हमको बेल एज अ राइट नहीं है,
तो इसीलिए हम एंटिसिपेटरी बेल पहले से ही अप्लाई कर देंगे कि हमने ऑफेंस का हमको शक पड़ रहा है कि हमको इस ऑफेंस के लिए कन्विक्ट कर किया जा सकता है या रिलीज रोका जा सकता है, इससे पहले हम एंटिसिपेटरी बेल लगा देंगे। लेकिन एंटिसिपेटरी बेल सिर्फ और सिर्फ नॉन बेलेबल ऑफेंस में होगी। क्यों? वजह होती है, हर चीज की एक वजह होती है। क्यों नॉन बेलेबल ऑफेंस में? क्योंकि नॉन बेलेबल ऑफेंस में आपका बेल राइट नहीं होता है, इसीलिए वो नॉन बेलेबल ऑफेंस है। अब मैम क्वेश्चन यही आया कि बेलेबल ऑफेंस क्या होता है, नॉन बेलेबल ऑफेंस क्या होता है। बेलेबल ऑफेंस में जो कि सेक्शन 436 में लिखा गया है, सेक्शन 436 साफ साफ बोलता है यहाँ पे आपका बेल राइट क्या है, बेल राइट है। किस फॉर्म में राइट है? कि आपको बेल पुलिस वाला भी दे सकता है और मैजिस्ट्रेट भी दे सकता है। लेकिन नॉन बेलेबल ऑफेंस में आपको सिर्फ और सिर्फ कोर्ट बेल दे सकते हैं, लेकिन ऑन सर्टेन क्राइटेरिया। लेकिन जब आपका बेलेबल ऑफेंस है, बेलेबल मतलब खुद बता रहे हैं कि हमको बेलेबल मतलब कोई ऐसा ऑफेंस जो हीनियस या सीरियस से कम है, सीरियस टाइप ऑफ नेचर का नहीं है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 436, इफ अ पर्सन एक्यूज ऑफ एन ऑफेंस, कोई ऐसा इंसान जो एक्यूज है किसी ऑफेंस के लिए अदर देन नॉन बेलेबल। क्यों अदर देन नॉन बेलेबल? क्योंकि नॉन बेलेबल की सेक्शन तो 437 में लिखा हुआ है, इसलिए जो भी नॉन बेलेबल नहीं है वो इस सेक्शन में 436 से गवर्न होंगे। बेलेबल ऑफेंस, इन शॉर्ट दैट इज बेलेबल ऑफेंस, इज अरेस्टेड, कोई भी ऐसा इंसान जो एक्यूज है वो अरेस्ट हुआ है, डिटेन विदाउट वारंट। यहाँ पे क्या कह रहा है, या अरेस्ट हुआ है या उसको रोका गया है विदाउट वारंट, पुलिस ने विदाउट वारंट अरेस्ट किया है बाय ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन और अपीयर्स is brought before the court or he is prepared to give bail, such person shall be released। word क्या यूज किया? shall be released। अगर उसको कोई भी ऑफिसर इंचार्ज के सामने आया है या मैजिस्ट्रेट के सामने आया है तो उसके पास shall be released, वर्ड may be released नहीं है। लेकिन आप नॉन बेलेबल ऑफेंस में may देखेंगे। क्यों? क्योंकि shall means a type of mandatory type of nature, लेकिन may मतलब क्या होता है? डिस्क्रिशनरी। किसका? ऑन कोर्ट होता है कि उसकी मर्जी होगी तो सिचुएशन देख के वो दे देगा, नहीं हुई तो वो नहीं देगा। तो सेम थिंग यहाँ पे बेलेबल ऑफेंस में शैल वर्ड यूज किया गया, मतलब यहाँ पे बेल तुम्हारा राइट है, तुम ले सकते हो। फर्दर, इफ एन ऑफिसर और कोर्ट इफ ही और इट थिंक्स मे फिट और शैल, इफ अ पर्सन इज इंडिजिनेट। व्हाट इज इंडिजिनेट? मतलब जो पुअर टाइप ऑफ नेचर का होते हैं। कौन होते हैं? पुअर। इंडिजिनेट मतलब जो गरीब है, वो अपनी बेल के लिए एप्लीकेशन दे नहीं पा रहे क्योंकि एक प्रोसीजर होता है, उसके लिए हमको एक लॉयर हायर करना पड़ेगा, इसके लिए भी हमको लॉयर हायर करना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई पुअर पर्सन है जो अपने बेल के लिए प्रॉपर प्रोसीजर नहीं अपना पा रहा है, गरीब है एंड इज अनएबल टू फर्निश श्योरिटी, अपना एक श्योरिटी नहीं दे पा रहा है, कोई गारंटी, इंसान गारंटी का बंदा नहीं ला पा रहा है, इंस्टेड ऑफ टेकिंग बेल फ्रॉम सच पर्सन डिस्चार्ज, ऐसे पर्सन से लेने के बजाय वो डिस्चार्ज करेगा। कौन सा डिस्चार्ज करेगा? पुलिस ऑफिसर डिस्चार्ज करेगा। किसके पास अथॉरिटी है डिस्चार्ज करने की? जिस अथॉरिटी ने उसको कन्फाइन किया है। अब मे डिस्चार्ज हिम ऑन हिम एग्जीक्यूटिंग अ बॉन्ड विदाउट श्योरिटी फॉर हिज अपीयरेंस, मतलब बिना श्योरिटी दिए वो उसको पुलिस वाला उसको डिस्चार्ज करेगा। लेकिन किस कैटेगरी में? जब वो इंडिजिनेट पुअर पर्सन होगा तभी उसको श्योरिटी लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। Where a person is unable to give bail within a week of the date of his arrest, 7 दिन तक, अरेस्ट के 7 दिन तक अगर वो कोई भी बेल नहीं ला पा रहा है, it shall be a sufficient ground that officer of the court to presume that he is a indigenous person for the purpose of above। लेकिन ये indigenous person का हम क्राइटेरिया कैसे करेंगे? गरीबी, कोई पैसा देखेगा? नहीं, यहाँ पे साफ साफ यही लिखा हुआ है कि कैसे मानेंगे इंडिजिनस पर्सन, कोर्ट कैसे मानेगा? अगर वो 7 दिन के अंदर अंदर कोई अपनी बेल एप्लीकेशन नहीं ला पा रहा है तो ये मान लिया जाएगा कि वो इंडिजिनस पर्सन है, वो पुअर है, वो इज इनकेपेबल, मीन इनकेपेबल है। वो क्या है? इनकेपेबल है बेल साइन करवाने। ठीक है। However, when a person has failed to comply with the condition of bail bond, as regard the time and place of attendance, the court may refuse to release him on bail
when the subsequent occasion in the same case he appears before the court is brought in the custody, and any such refusal shall be without prejudice and the power of the court to call upon him any bond by such bond to pay the penalty under 446. अब ये लाइन क्या कह रहा है? ये लाइन ये कह रहा है कि अगर जिस क्राइटेरिया पे हमने ये कहा था ना कि बेल रिलीज ऑफ एक्यूज है इस क्राइटेरिया पे कि जिस दिन कोर्ट हमें बुलाएगा उस दिन हम आएंगे, लेकिन वो जो क्राइटेरिया जो कंडीशन पे आपको बेल मिली थी अगर उस एक्यूज ने उसको फुलफिल नहीं की है तो क्या होगा? अगर तो उसको कोर्ट फिर से बुलाएगी और उसको अब बेल नहीं देगी। अब बेल नहीं देगी क्यों? क्योंकि उसने जो कंडीशन पे साइन किए थे, जिस क्राइटेरिया पे उसको बेल मिली थी, उसने उसको फुलफिल नहीं किया तो उसको फिर से अरेस्ट किया जा सकता है और उसमें उसको पेनल्टी भी कोर्ट दिलवा सकते हैं अंडर सेक्शन 446। अब आता है नॉन बेलेबल ऑफेंस। अब हम लोगों ने पढ़ लिया बेलेबल। अब बेलेबल में हमने क्या पढ़ा कि वो हमारा राइट हो जाता है, हम लोग पुलिस ऑफिसर इंचार्ज भी दे सकता है और कोर्ट भी दे सकता है। अगर वो इंडिजिनस पर्सन है 7 दिन तक अपना बेल नहीं ला पा रहा है तो माना जाएगा कि उसको विदाउट श्योरिटी हम उसको रिलीज कर देंगे, लेकिन एक क्राइटेरिया पे कि अगर कंडीशन फुलफिल नहीं करता है तो बाद में उसको रीअरेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, बेल इन द केस ऑफ नॉन बेलेबल। अब यहाँ पे वहां पे शैल वर्ड यूज किया था, यहाँ पे मे वर्ड यूज किया गया, मतलब ये डिस्क्रिशनरी और कोर्ट है कि वो उसको बेल देगी कि नहीं देगी। वेयर एनी पर्सन एक्यूज, यहाँ पे भी अ पर्सन जो एक्यूजेशंस लगी है और सस्पेक्टेड, वो उस पर सस्पेक्शन है, मतलब 99% लग रहा है या 90% लग रहा है कि इसी ने किया है लेकिन एविडेंसेस नहीं मिल रहे हैं जिसकी वजह से हम इसको प्रॉपर एक्यूज बुलाए, इसीलिए उसको सस्पेक्ट कहा जाएगा ऑफ कमीशन ऑफ एनी नॉन बेलेबल ऑफेंस। अगर कभी भी नॉन बेलेबल ऑफेंस आए तो आपके दिमाग में हमेशा ये बात स्ट्राइक करनी चाहिए कि ये सीरियस टाइप ऑफ नेचर का वो बात कर रहा है, किस टाइप का? सीरियस, लाइक मर्डर, रेप, ये सब क्या है? सीरियस टाइप ऑफ ऑफेंसेस हैं हमारे आईपीसी के अंदर। तो ये नॉन बेलेबल मीन समथिंग सीरियस टाइप ऑफ नेचर, इसीलिए सीरियस टाइप ऑफ नेचर होगा तो हम कैसे ऐसे छोड़ देगा। अगर लॉ पढ़ना है तो पहले अपने आप को एज अ नॉर्मल कॉमन मैन हम लोग ये सोचेंगे कि सही बात है कि अगर रेप का अगर कोई सीरियस टाइप ऑफ ऑफेंस है तो किसी को ऐसे ही बिना एविडेंसेस के छोड़ देना चाहिए ताकि दोबारा से वो गलती करे। चलो चोरी किया तो एक बार में नहीं किया तो बेलेबल हम मान सकते हैं, लेकिन अगर बड़ा ऑफेंस है, सीरियस टाइप ऑफ ऑफेंसेस है तो हम कैसे उसको बेल एज राइट कह दे। इसीलिए कोर्ट, इसलिए हमारे लॉ मेकर्स ने ये किया है कि बेलेबल और नॉन बेलेबल बनाया। बेलेबल मींस बेल इज द राइट, नॉन बेलेबल यहाँ पे कोर्ट पे डिपेंड करता है कि वो एविडेंसेस देखेगा उसका क्या सिनेरियो है, क्या बैकग्राउंड है, या व्हाटएवर ऑन द एनालिसिस ऑफ द बेसिस ये देखेगा कि उसको बेल देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए। ऐसा नॉन बेलेबल ऑफेंस जहां पे वो सीरियस टाइप ऑफ नेचर का इज अरेस्टेड और डिटेन विदाउट वारंट। यहाँ पे भी वो अरेस्ट हो रहा है, यहाँ पे भी वो डिटेन हो रहा है विदाउट वारंट बाय द ऑफिसर इन चार्ज और अपीयर्स इज बिफोर द कोर्ट अदर देन हाई कोर्ट। सेक्शन 437 में यहाँ पे हाई कोर्ट नहीं दे रहा है नॉन बेलेबल के लिए बेल, ना कोर्ट ऑफ सेशन दे रहा है, उसके अलावा जो कोर्ट्स है वो यहाँ पे पावर रखती है सेक्शन 437 में कि वो बेल देगी। किसमें बेल देगी? नॉन बेलेबल ऑफेंस में देगी। इट ही बी रिलीज ऑन बेल, बट क्या यूज किया है कि वो रिलीज होगा। कौन रिलीज दे सकता है? कोर्ट ऑफ सेशन नहीं देगा, हाई कोर्ट नहीं देगा, उन दोनों के अलावा कोई कोर्ट होगा वो देगा नॉन बेलेबल ऑफेंस के लिए बेल, लेकिन कब देगा? बट सब्जेक्टेड टू। अगर हम लोग जब इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट पढ़ते हैं तो एक वर्ड नॉट विथ स्टैंडिंग पढ़ते हैं और एक पढ़ते हैं हम लोग सब्जेक्टेड टू। सब्जेक्टेड टू मतलब कि हमारा जो सेक्शन है वो यहाँ पे जो क्राइटेरिया दिया है इसको सेटिस्फाई कर रहा है तभी हम लोग देंगे, वरना नहीं देने वाले हैं हम लोग बेल। सब्जेक्टेड टू such person shall not be released if of they appear reasonable ground। क्या appear हो रहा है कि there is a reasonable ground, reasonability है कि for believing that he has been guilty on offense punishable with death, imprisonment of life। देखा, नॉन बेलेबल ऑफेंस यहीं पे बता दिया कि उसको बेल पे रिलीज नहीं किया जाएगा अगर उस पर ये शक है, क्या रीजनेबल ग्राउंड्स है इस पे ये सस्पेक्ट करने के लिए उसने कोई ऐसा डेथ का पनिशमेंट का किया या इम्प्रिजमेंट टू लाइफ का किया, ऐसा कोई ऑफेंस किया तो उसको बेल नहीं मिलेगी। तभी यहाँ पे वर्ड सब्जेक्टेड टू यूज किए गए।
सच अ पर्सन शैल नॉट बी रिलीज, उसको रिलीज नहीं। और दूसरा क्राइटेरिया कि ऐसे बंदों को रिलीज नहीं किया जाएगा इफ द सच ऑफेंस इज अ कॉग्निजेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल ऑफेंस में हम लोग क्या पढ़ा है, जहां पे हम लोग अरेस्ट विदाउट वारंट पुलिस ऑफिसर कर सकता है, विदाउट वारंट कर सकता है। इसी को कहते हैं ना कॉग्निजेबल ऑफेंस, जो हमने डेफिनेशन क्लॉज में देखा है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस वो होते हैं जो अरेस्ट विदाउट वारंट होते हैं एंड ही हैज प्रीवियसली कन्विक्टेड। ऐसे कोई बंदों को रिलीज नहीं किया जाएगा जिन पे ये शक है कि उन्हें कॉग्निजेबल ऑफेंस, जहां पे अरेस्ट विदाउट वारंट कर सकता है पुलिस वाला। एंड वर्ड क्या यूज है, नॉट और, इट इज एंड ही हैज बीन प्रीवियसली कन्विक्टेड, मतलब वो पहले एक बार कन्विक्ट हो चुका है। कन्विक्ट वर्ड मतलब होता है कि आपका ट्रायल चला था, आप पे फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस हुए थे, आप पे प्ली ऑफ गिल्टी आया था, तब आपने जो सारे एविडेंसेस होने के बाद आप पे ये आया था कि आपने क्राइम किया है, जजमेंट प्रॉपर आ चुकी है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्विटल, 3 वर्ड्स, एक्विटल, डिस्चार्ज एंड कन्विक्टेड। ये 3 वर्ड्स बहुत 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 पजल करते हैं। एक्विटल मतलब फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस के बाद आप बाइज्जत बरी हुए, एक्विट हुए, मतलब आप पे कोई भी पनिशमेंट और आपके जो गिल्ट है, जो एक्यूजेशन है वो प्रूव नहीं हुआ, इसको कहते हैं एक्विटल। डिस्चार्ज किसको कहते हैं, डिस्चार्ज उसको कहते हैं जब फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस नहीं हुआ और आप बाइज्जत बली हो गए। फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस नहीं हुआ है तो बाइज्जत बली का कोई क्लॉज नहीं आता, लेकिन डिस्चार्ज हुए हैं मतलब कि आप पे कोई फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस नहीं हुए और जो चार्जेस लगे थे वो प्रूफ नहीं हुए ऑन द स्टार्टिंग बेसिस ऑफ द ट्रायल। और कन्विक्ट मतलब कि आप पे चार्जेस लगे थे, वो प्रूव हुए हैं, एविडेंसेस आ गए और जज ने जजमेंट दी है कि आप एक ऑफेंडर हैं, आप एक एक्यूज है, आप कन्विक्ट है, मतलब आप एक पनिशमेंट लग चुकी है। He has been previously convicted of the offense punishable with death. वो ऑलरेडी प्रीवियसली कन्विक्ट हो चुके हैं, जहां पे उन्होंने ऐसा किस लिए प्रीवियसली कन्विक्ट हुए, जहां पे उन्होंने डेथ की है या इम्प्रिजमेंट टू लाइफ या इम्प्रिजमेंट फॉर 7 years और मोर। तो पिछले बार आपने ऐसा कोई ऑफेंस किया है जो खुद ही में डेथ या इम्प्रिजमेंट टू लाइफ या 7 years अबव, इस तीनों में भी क्या दिखा रहा है, सीरियसनेस दिखा रहा है, तभी वो नॉन बेलेबल में आ रहा है। अगर आप पे ये पहला क्या पॉइंट था, अगर आप पे ये आ रहा है, शक आ रहा है कि आपने कोई ऑफेंस डेथ या इम्प्रिजमेंट टू लाइफ किया है तो आपके बेल नहीं मिलेगी। दूसरा क्या बोला कि अगर आपने प्रीवियसली कन्विक्ट हुए हैं, क्यों कन्विक्ट हुए हो, इस बात से हुए हो या आपने इम्प्रिजमेंट टू लाइफ हुआ है या डेथ हुआ है या आपने 7 साल से ऊपर कोई क्राइम की पनिशमेंट आपको मिल चुकी है। बी क्या है, he has been previously convicted 2 or more occasion of cognizable offense punishable with imprisonment for 3 years or more but not less than 7 years। प्रीवियसली आप कन्विक्ट हो चुके हो कितनी बार, 2 or more occasion, पहले तो एक बार था, अब 2 या 2 से ज्यादा बार आप कन्विक्ट हो चुके हो, किसके लिए, सेम कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए, पनिशमेंट इम्प्रिजमेंट 3 साल से ऊपर लेकिन मोर नॉट लेस देन 7 years। जब 2 ऑफेंस की बात करें, 2 या 2 और मोर, या 2-3 साल से ऊपर हुए और नॉट लेस देन 7 years। However, the court may direct that the person referred in A, यहाँ पे A जो प्रीवियसली कन्विक्ट हुए हैं, B जहां पे 2 से या 2 से ज्यादा कोई ओकेजन हुए जहां पे आपको पनिश किया गया है, रिलीज, लेकिन तब भी ये लोग रिलीज होंगे। ऊपर कह रहे हैं ना कि रिलीज नहीं होंगे, पहले सब्जेक्टेड टू था और उसके बाद जो क्राइटेरिया लगाते हैं, इसमें बोला था कि हम रिलीज नहीं करेंगे, लेकिन इसमें भी कहा है रिलीज कर देंगे अगर उम्मीद है, उसके बाद भी हम एक सब्जेक्टेड टू लगा रहे हैं कि हाँ हम उम्मीद है, हम थोड़ा सा है कि हम कर सकते हैं इसमें भी। कब, इफ सच पर्सन इज अंडर एज ऑफ 16, वो 16 एज के अंडर है, और वुमेन और सिक और इन्फॉर्म, या फिर वो सिक है या 16 ईयर्स के अंडर है या इन्फर्म है या वुमेन। इन सारी क्राइटेरिया में जो ए एंड बी है ना, उसमें हम आपको बेल दे देंगे, लेकिन फर्स्ट वाले में बेल नहीं मिलेगी। फर्दर द कोर्ट में ऑल्सो ऑर्डर द पर्सन रेफर्ड इन क्लॉज बी above will be released on bail A if it is satisfied that just proper and so do any other special reason। लेकिन अगर स्पेशल रीजंस हैं, दूसरे बंदों को भी हम जज कंसिडर कर सकता है। ऐसा नहीं है कि पावर रिस्ट्रिक्ट कर दी है कि नहीं, हो सकता है अगर स्पेशल रीजंस हो, कोर्ट के सामने उनको लगे कि उनको रिलीज करना चाहिए तो वो रिलीज कर देगी।
द बेल मे ऑल्सो बी कैंसिल, लेकिन जो बेल दी है उसको भी कैंसिल कोर्ट कर सकता है. It is not a complete power. If in the case of trial by the magistrate, the trial of the person accused of any non-bailable offense is not concluded within 60 days from the first date fixed for the taking in evidence, such person shall, if he is in the custody during the whole of the said period, be released on bail to the satisfaction of the magistrate unless for the reason to be recorded in writing the magistrate otherwise directed. अब हम लोग एक क्लू यहाँ पे है कि अगर ऊपर हम लोगों ने पढ़ा था ना नॉन बेलेबल ऑफेंस ना हाई कोर्ट दे सकता है ना कोर्ट ऑफ सेशन पढ़ा दे सकता है, लेकिन हम लोगों ने हायरार्की क्या पढ़ी थी, पहले कोर्ट ऑफ सेशन होता है, फिर हमारा एडिशनल सेशन जज होता है, फिर होता है असिस्टेंट सेशन जज होता है, ठीक है, फिर उसके बाद आता है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट आता है, फिर जेएम फर्स्ट क्लास आता है, फिर जेएम सेकंड क्लास आता है, लेकिन इसको हाई कोर्ट सबसे टॉप पे आता है और फिर उस पर उसके टॉप पे सुप्रीम कोर्ट. जब हम लोग की सेक्शन 437 में ये साफ साफ मना कर दिया कि हाई कोर्ट नहीं आ सकता, कोर्ट ऑफ सेशन नहीं आता, ये कोई भी कोर्ट ऑफ सेशन नहीं आ सकता, तो कौन आएगा? ऑफ कोर्स मैजिस्ट्रेट आएंगे, ऑफ कोर्स मैजिस्ट्रेट ही ना आएंगे, ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है. तो जब मैजिस्ट्रेट के सामने अगर कोई इंसान है जिसको नॉन अवेलेबल ऑफेंस के लिए आया गया और अगर वो रिमांड में पूरा 60 दिन रहता है लेकिन उस पर कोई चार्जेस प्रूव नहीं होते हैं या फिर अभी एविडेंसेस नहीं आ पाए हैं प्रॉपर, तो उनको रिलीज कर दिया जाएगा बेल पे. थैंक यू क्लास.